Hello everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, बिहार, MP और राजस्थान बोर्ड के, साथ में दिल्ली बोर्ड के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का हमारा जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर किसके 2 के पीपल एज रिसोर्स। और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 1 है, which of the following sectors is related to agriculture, फॉरेस्ट्री एंड डेयरी। देखिए इनमें से कौन सा सेक्टर जो है वो रिलेट करता है मैम एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, फॉरेस्ट्री से, डेयरी से। एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारे जो है नेचर से एसोसिएटेड हैं। और ये सारे जो भी नेचर से एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्टली यूज किया जाता है, डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है, वो होता है मैम हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम लोग अलाइड सेक्टर भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है मैम? अलाइड सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद टर्शरी सेक्टर मैम ये हमारा सर्विस सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है मैम फिनिश्ड गुड में। तो हमारा आंसर है प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Disguised unemployment occurs when the number of person working on a farm. Disguised unemployment कब होती है? जब, इसे और किस नाम से जाना जाता है मैम? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। जब क्या होता है? ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, जब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, जितने रिक्वायर्ड है उतने होंगे, तो कैसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होगी? मोर देन रिक्वायर्ड, जितनों की जरूरत है उससे ज्यादा अगर लगे हुए होते हैं तो वो मोर देन रिक्वायर्ड, लेस देन रिक्वायर्ड या नन ऑफ द अबव। देखिए हमारी जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसमें जितने रिक्वायर्ड होते हैं उससे ज्यादा लोग जो है वहां पर काम कर रहे होते हैं। वो जो लोग हैं कहीं और भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी पोटेंशियल से कम काम तो कर रहे हैं, दिख रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी पोटेंशियल से कम काम करें। अगर वो उस काम को नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैम मान लीजिए ये एक फील्ड है, और ये भी ठीक है, यहां पर 5% काम कर रहे हैं, ठीक है, इस फील्ड में 5% काम कर रहे हैं। ये वो सेम फील्ड है, ठीक है, ये वो सेम फील्ड है। अगर हम लोग देखें इस फील्ड में टोटल जो लोग हैं, मान लीजिए 5% मैम काम कर रहे हैं फैमिली के। अगर ये पांचों इस फील्ड में काम करे तो भी प्रोडक्शन 100 kg का आ रहा है मान लीजिए, ठीक है। और इस फील्ड में सेम, अगर उस फैमिली के 3 लोगों को मैं हटा देती हूँ, 2% काम कर रहे हैं, तो भी प्रोडक्शन 100 kg ही है। मींस कोई डिफरेंस नहीं आया इन दोनों में। अगर हम लोग देखें कि जरूरत से ज्यादा लोग, वो 3% जो है उनकी क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि लेबर तो डिवाइड हो रही है, मेहनत तो कम हो रही है। मतलब 5 लोग काम करेंगे तो ऑब्वियसली काम तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये 3 लोग अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। इनमें और भी ज्यादा पोटेंशियल है मैम, ये और अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। तो ये अपनी पोटेंशियल से जो है कम काम करें, तो मोर देन रिक्वायर्ड। देखिए रिक्वायरमेंट कितनी थी? 2% की थी, 3% एक्स्ट्रा इस फील्ड में काम करे, क्योंकि और कोई काम नहीं है, तो वो बस सपोर्ट करें अपनी फैमिली को। अगर कोई और काम मिलता, मान लीजिए ये 3% जो है किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे होते या कहीं और कुछ काम कर रहे होते, तो कम मतलब क्या होता? जो फैमिली इनकम है वो अच्छी होती ना, राइट। तो मोर देन रिक्वायर्ड क्या होगा मैम?
more than required. ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, Which age group of children does the सर्व शिक्षा अभियान aim to promote education? सर्व शिक्षा अभियान पूरे भारत में, राइट। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है सबको पढ़ने का अधिकार है, सबके पास राइट टू एजुकेशन है। 6 to 14 तक फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से एनरोलमेंट जो है बढ़ाया जाए, तो इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो मिड डे मील स्कीम, वो भी इसी का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। अब तो उसका नाम भी बदल गया, मिड डे मील स्कीम को अब बोला जाता है प्रधानमंत्री पोषण अभियान योजना, राइट। अगर हम बात करें मिड डे मील से भी ये था कि एटलीस्ट अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, वन टाइम का मील मिलेगा, उसी को सोच के बच्चे जो है वो स्कूल्स आ जाए, राइट। तो इसमें ये किसके लिए था, कौन से एज ग्रुप के लिए था मैम? 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए था हमारा क्या, सर्व शिक्षा अभियान। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। चलिए इसी के साथ सेशन को भी लाइक कर दीजिए फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द स्कीम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। देखिए एक स्कीम आई जिसमें एस्टैब्लिश किए गए रेजिडेंशियल स्कूल्स। रेजिडेंशियल स्कूल मींस बच्चे वहां पर ही रहेंगे, वहीं पर पढ़ाई करेंगे। इस तरीके के रेजिडेंशियल स्कूल जो है टू इम्पार्ट एजुकेशन टू टैलेंटेड चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एरियाज। रूरल एरियाज से जो बच्चे हैं, देखिए जब वहाँ पे उनके एरिया में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती तो नवोदय का एग्जाम होता है, बच्चे उसको क्लियर करते तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ रहेंगे, पूरी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करेगी, रहना खाना पीना सब कुछ, और साथ में उनको एक अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। तो ठीक है, तो इसमें अगर देखे जाए तो कौन से स्कूल हैं ये मैम? नवोदय विद्यालय जो है इस टाइप के स्कूल से जो ओपन किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें वो क्या है मैम? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, किस एज ग्रुप से कम के लोगों की जो डेथ है उसको आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। जब 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जो है डेथ हो जाती है, बर्थ से लेके 1 ईयर तक के बीच में जिन बच्चों की डेथ हो जाती है वो आता है मैम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। तो 1 ईयर लेस देन अंडर द एज ऑफ 1। अगर मान लीजिए हमारी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होंगी, हेल्थ केयर पे अच्छा पैसा खर्च किया जाएगा, मदर एंड बच्चा दोनों अच्छे से रहेंगे, तो उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उन स्टेट्स में कम होता है, जैसे कि हमारे केरला, वहां नवजात बच्चों की डेथ कम होती है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, अच्छी केयर नहीं मिल रही है मदर को और बच्चे को, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे नवजात बच्चे, छोटे बेबीज जो होते हैं लेस देन 1 ईयर से उनकी डेथ हो जाती है। तो वो क्या है मैम? हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि अच्छी जो है केयर मिले सभी को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 कहता है डैश इज कंसीडर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज सच एज लैंड, फिजिकल कैपिटल एटसेट्रा। तो डैश इज कंसीडर सुपीरियर, सबसे सुपीरियर कौन है मैम? ह्यूमन कैपिटल है। सबसे सुपीरियर क्या है मैम? ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन। अरे ह्यूमन कैपिटल मैम हमें आंख बंद करके पता है कि सबसे सुपीरियर इन सब चीज़ों को, देखिए चाहे एजुकेशन हो, रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल, हमारे ही नॉलेज से हम इन सब को टुगेदर करते हैं। हम इन सब चीज़ों को टुगेदर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। लैंड इटसेल्फ उसके अपना कोई यूज़ नहीं है, हम उसे यूजफुल बना सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग अपने नॉलेज से उसको यूजफुल बना सकते हैं। सिर्फ एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना है मैम? एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम देना है, ठीक है, मेडिकल केयर, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम मैम एक अच्छा मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, अच्छे स्किल्स
ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाए सरकार, तो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल जो है वो तैयार होगा। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से सरकार प्रोवाइड कराए तो वो पॉपुलेशन ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है एक कंट्री के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल मैम, आंसर ए जो है हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी ट्रेस्ड इन। अभी हमने देखा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, तो हमने देखा था वो कहाँ पे ट्रेस होती है, कौन से सेक्टर में ज्यादातर देखने को मिलती है। ऑल्दो थोड़ा सभी सेक्टर्स में आप देख सकते हैं, पर सबसे ज्यादा जो है मैम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, क्योंकि परिवार के सभी लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। वो कहीं और भी काम कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर तो हो रहा है, काम तो बट रहा है, लेकिन इस तरीके से उस इंसान की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो कम काम कर रहा है। तो मैम एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू। हम इन्वेस्टमेंट जो है ह्यूमन कैपिटल में कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू, किस तरीके से की जा सकती है? एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू, या ऑल ऑफ द अबव? यस मैम, अभी आपने हमें बताया था लिंक्ड है, सारे क्वेश्चन लिंक्ड होते जाते हैं और आपको आंसर्स आते जाते हैं। मैम एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल तब बनता है जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और साथ में मेडिकल केयर भी दी जाएगी, एक हेल्दी पॉपुलेशन बनाई जाएगी, राइट, हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाएगा। तो इससे ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा करेक्ट मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कभी टाइम है, मतलब कुछ कुछ सीजन में काम है, कुछ में नहीं है। देखिए अगर हम लोग देखें, यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ट्रेड सेक्टर और आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, पूरे साल काम नहीं होता है, कुछ महीनों में काम होता है, फिर फसल कट जाती है, कुछ टाइम पीरियड में वो खाली रहता है। फिर अब जैसे कहीं फ्रूट्स वगैरह भी हैं, जैसे एप्पल के ही ट्रीज हैं, तो कुछ सीजन में एप्पल होगा, पूरा सीजन तो नहीं होंगे, उन सीजन में काम है, बाकी सीजन खाली है, राइट। तो किसी इस तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें मैम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कुछ टाइम काम होता है, कुछ टाइम काम नहीं होता है, सीजन के अकॉर्डिंग ही हमारी एग्रीकल्चर्स होती हैं। तो मैम एग्रीकल्चर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इन विच सेक्टर शुड इंडिया इंक्रीज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें इंडिया को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है इंक्रीज करनी चाहिए? क्या वो माइनिंग एक्टिविटीज है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर है या सोशल फॉरेस्ट्री है? तो मैम सर्विस सेक्टर जो है अभी हमारा बूमिंग है लेटेस्ट में, इसे हम लोग टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। इसे हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो सर्विस सेक्टर है इसमें जो है अब हमें आगे की साइड बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, हम बाकी सेक्टर का भी इक्वली काम, उन पे काम होना उन पे जरूरी है। भाई एग्रीकल्चर नहीं होगा, प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी और टर्शरी भी कैसे एग्जिस्ट करेंगे? सारे इंटरडिपेंडेंट है। हाँ लेकिन एक अभी एक शिफ्ट आया है बहुत बड़ा, किसके? प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से सबसे ज्यादा जो है टर्शरी। आज के टाइम में सबसे प्रोडक्टिव और जीडीपी में जो सबसे बड़ा शेयर है मैम वो सर्विस सेक्टर का है। ऑप्शन नंबर बी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू वुमेन। वुमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना? नहीं मैम, वुमेन को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो ये पार्ट तो हमारा नहीं हो सकता, ये तो हमें बेसिक नॉलेज भी है। टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू द रूरल पुअर, जो रूरल पुअर है, नहीं, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। जब गवर्नमेंट स्कूल्स कहीं भी ओपन करते हैं, रूरल पुअर हो, कोई भी ग्रुप हो, वो वहां पर जा सकता है, अपना इलाज करा सकता है, राइट। तो ये भी नहीं है मैम, राइट।
टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं एट द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स। यस मैम, जितने भी 6 to 14 ईयर्स जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू द अर्बन पुअर। कुछ नहीं मैम, ऐसी कोई बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाना ये हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। Why is literacy rate is low in the female? Literacy rate जो है साक्षरता दर वो हमारी जो वुमेन है उनमें कम क्यों होता है? लैक ऑफ इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, भाई लड़कियों को इक्वली नहीं पढ़ने दिया जाता है, बहुत सारे रीजन से जो है अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसकी वजह से जो है वुमेन को बहुत पहले ही बच्चियों को जो है स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। तो अगर देखिए लैक ऑफ इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी तो वो बच्चों के लिए दोनों गर्ल एंड बॉय दोनों के लिए सेम ही होगी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या लैक ऑफ द इनकम। तो अगर हम देखें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है बच्चियों को पढ़ने के लिए, तो मैम लैक ऑफ इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है इसकी वजह से जो हमारा लिटरेसी रेट है वो लो है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है मैम। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, Which of the following is not an economic activity? ठीक है, कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? मैम जो भी एक्टिविटीज ठीक है सम काइंड ऑफ इनकम जनरेट करती हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, राइट। तो अगर हम देखें बैंकिंग, ऑफ कोर्स मैम इससे हमारी इनकम जनरेट होती है, सो बैंकिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ये कौन से सेक्टर का पार्ट है मैम? ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, ये एक टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, राइट। ओके, डेयरी फार्मिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैम डेयरी फार्मिंग ऑब्वियसली ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। किसका मैम? ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है मैम। ऑफ कोर्स इससे एक इनकम जनरेट होती है। टीचिंग क्या है? ये भी एक इनकम जनरेट करता है, आपके टीचर आपको पढ़ाने जाते हैं उनको इनकम मिलती है। तो मैम टीचिंग भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे आता है फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखिए एक फार्मिंग की जा रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मीन्स में अपने यूज के लिए। मान लीजिए मेरे यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है मेरे घर में और उसमें मैंने कुछ सब्जियां बोई हुई है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उससे मुझे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, उसको मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो है वो बनाया है, यूज किया है। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर है। Which of the following is not an economic activity? इससे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, ये मैं पर्सनल यूज के लिए कर रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी मैम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो पार्ट होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज एंड सेल एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, ओनली मार्केट एक्टिविटीज या नन ऑफ द अबव। मैम हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है मार्केट एक्टिविटीज और एक होती है हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल करने के लिए है, राइट, मार्केट एक्टिविटीज होती है। जो सेल्फ कंजप्शन के लिए, जैसे अभी हमने देखा था मैं फार्मिंग कर रही हूँ लेकिन किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए कर रही हूँ। कि एक गार्डनिंग की है मैंने, थोड़ा सा छोटा सा गार्डन अपने घर में बनाया, वहाँ पे कुछ मैं फ्रूट्स वगैरह फ्लावर्स वगैरह सब कुछ लगा रही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन सिर्फ किसके लिए? अपने घर के पूजा में यूज करने के लिए, अपने घर में यूज करने के लिए। तो वो मेरे सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है मैम। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ना अगेन अब आपको बताना है इनमें से कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कुछ तो होमवर्क भी करना है, लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ, और साथ में सेशन को लाइक जरूर करना है। अ टीचर टीचिंग हिज सन, एक टीचर है वो पढ़ा रही है अपने बच्चे को, ठीक है। रिसाइटेशन अमंग फ्रेंड्स, हम रिसाइटेशन करें किसी भी चीज का अपने फ्रेंड में। टीचर टीचिंग इन क्लासरूम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए अ टीचर टीचिंग हिज सन, एक टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है तो उससे उनको कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, वो अपने बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं, राइट। रिसाइटेशन अमंग फ्रेंड्स, और रिसाइटेशन फ्रेंड्स में बातचीत नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। कोई भी बात करें, कोई भी कितना भी हम पोएम्स गाएं, कुछ भी करें, कुछ सुना रहे हैं एक दूसरे को, बातें कर रहे हैं, उनसे कुछ भी नहीं होगा मैम, तो वो हमारे लिए कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। टीचर टीचिंग इन अ क्लासरूम, ऑफ कोर्स मैम जब वो टीचर जो है क्लासरूम में पढ़ा रहा होगा तो वो क्या करेगा, वो उसके लिए सैलरी लेगा। वो एक टीचर है, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए वो क्या लेंगे, सैलरी। तो वो उससे क्या होगी, उनकी इनकम जनरेट होगी, तो वो क्या होगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, Which of the following is a non-economic activity? इनमें से कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। मदर डूइंग हाउस होल्ड वर्क, चलिए मम्मी जो है वो घर का काम कर रही हैं, हाउस होल्ड वर्क। वैसे अगर देखा जाए मदर जो है पूरा दिन काम करती हैं, उनके तो संडेज भी ऑफ नहीं होते हैं, ठीक है। आपका संडे ऑफ होता है तो आपको लगता है, लेकिन आप देखेंगे आपकी मदर के लिए कोई ऑफ नहीं होता, आपको उनको ऑफ देना चाहिए इन द सेंस कि आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। आप सब अच्छे बच्चे हैं। तो मदर डूइंग हाउस होल्ड वर्क की अगर हम लोग बात करें तो मदर जो है हाउस होल्ड वर्क करती हैं, क्या उनको उनसे इनकम मिलती है, कोई सैलरी होती है उनकी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉशरमैन जो एक धोबी हैं, वॉशेस क्लोथ्स ऑफ पीपल, वो लोगों के कपड़े धोते हैं। जब वॉशरमैन कपड़े लेके जाते हैं, उनको धो के प्रेस करके लाते हैं, तो वो क्या लेते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, तो ऑब्वियसली इनकम जनरेट हो रही है, तो वो क्या है मैम, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। शेफ है एक, कुकिंग फूड इन अ होटल, फूड को कुक करें कहाँ पे, एक होटल में, ऑफ कोर्स वो उसके लिए क्या लेंगे, एक सैलरी लेंगे, एक हैंडसम सैलरी लेंगे मैम। तो अगर देखें शेफ कुकिंग फूड इन होटल, वो क्या है, वो एक नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उससे एक इनकम जनरेट होगी। तो मदर डूइंग हाउस होल्ड वर्क जो है वो जो है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उससे उनको कोई इनकम जनरेट नहीं होगी। बट सबसे रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन इस दुनिया में कोई है तो हमारी जो मदर्स हमारी केयर करती हैं वो हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, अपनी अपनी मम्मीज को हमेशा उनको सपोर्ट करना है, उनकी हेल्प करनी है। संडेज को आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो मैम, उनकी हेल्प करके भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैठ के ऑर्डर्स करने हैं, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई आर रूरल वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब्स। जो हमारे रूरल इंडिया की जो वुमेन्स हैं उनके पास लो पेड जॉब्स जो है वो क्यों होती है, उनको लो पेड जॉब्स ही क्यों मिलती हैं। सबसे पहले तो देखिए विलेजेस वगैरह में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, इवन जो वहाँ पे मेल्स होते हैं उनको भी इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। तो देखिए दे डोंट नीड टू वर्क इन अ हाई पेड जॉब्स, उनको ज़रूरत नहीं है हाई, क्यों नहीं है भाई, हर किसी को अधिकार है, वो अपनी क्षमता के हिसाब से कितना भी बड़ा काम कर सकता है, चाहे फिर वो रूरल इंडिया से हो या अर्बन इंडिया से, मैटर ही नहीं करता है। तो दे डोंट नीड टू वर्क इन हाई पेड जॉब, ऐसा तो ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैम। क्यों ज़रूरत नहीं है, अगर उनको मौका मिलेगा तो वो करेंगी, है ना। दे लैक इन एजुकेशन और नेसेसरी स्किल्स, उनके पास एजुकेशन की कमी होती है और जो स्किल्स चाहिए एक अच्छी जॉब्स के लिए उसके, क्योंकि हाँ गांव में थोड़ा सा क्या होता है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है, तो उस वजह से जो है उनके स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते। दे आर नॉट अलाउड बाय देयर फैमिली टू डू हाई पेड जॉब, उनकी जो फैमिलीज है वो उनको अलाउड नहीं करती है कि आप बाहर जाके जो है हाई पेड जॉब्स नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द वेज स्ट्रक्चर, उनको जो है वेज स्ट्रक्चर सैलरी वगैरह का नॉलेज नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी रूरल इंडिया में भी है तो उसको नॉलेज नहीं है, भाई सबको हर बात का नॉलेज होता है मैम। पर अगर हम बात करें, हाँ थोड़ा सा क्या होता है रूरल इंडिया में जो है लैक ऑफ एजुकेशन हो जाता है, अभी भी लोग जो है थोड़ी पिछड़ी सोसाइटी के हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटीज है, मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है मेल्स को तो एक पुश किया जाता है पढ़ने लिखने के लिए, पर फीमेल के एजुकेशन में अभी नहीं
भी बहुत ज़्यादा कमी है। आपको लगता होगा मैम क्योंकि आप शहरों में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी हमें विलेजेस से भी देख रहे होंगे, वो समझ सकते हैं इस बात को कि अभी भी ना उतने डेवलप नहीं हुए हैं हमारे विलेजेस सोच में, लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हो भी रहे हैं, राइट। तो देखिए दे लैक इन एजुकेशन और द नेसेसरी स्किल्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है कि थोड़ा सा एजुकेशन की कमी हो जा रही है विलेजेस के अकॉर्डिंग, राइट, एंड जो है नेसेसरी स्किल्स, और अगर पढ़ लिख भी जा रही हैं बच्चियां तो वहां पर आस पास जो है उन स्टूडेंट्स के लिए वो और कोई वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह नहीं अगर हो तो वो, मैं नहीं कहती वो भी चांद पर जाएंगी ही जाएंगी एक दिन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, sprinkling crops with insecticide is an activity of which sector? Sprinkling crops और जो with insecticide, जब हम स्प्रिंकल करते हैं क्रॉप्स में क्या मैम, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम क्या यूज करें, इंसेक्टिसाइड्स। हमने देखा है ना कभी कभी हमारी क्रॉप्स में क्या लग जाता है मैम, कीड़ा लग जाता है, तो उस कीड़े के लिए क्या यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, ताकि हमारी क्रॉप जो है उस इंसेक्ट से बची रहे। तो इसीलिए ये कौन से सेक्टर का पार्ट है मैम, इट्स वेरी सिंपल, हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, और कोई भी चीज जो है एग्रीकल्चर इन द सेंस की जो हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचर से एसोसिएटेड होता है डायरेक्टली, तो वो हमारी कैसी एक्टिविटी होती है मैम, वो हमारी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज पॉपुलेशन, राइट, कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय, एक लार्ज पॉपुलेशन को एक प्रोडक्टिव, देखिए आपको पता है जब किसी भी कंट्री की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, और हमसे बेहतर कोई कैसे बताएगा क्योंकि हम इंडिया से, और इंडिया की पॉपुलेशन अभी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। अब हाउ यू सी द वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ। तो अगर हम देखें, कुछ लोग हैं ये कहेंगे अरे इंडिया के पास इतनी ज्यादा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों देखते हैं, एक कुछ नेगेटिव है वो कहेंगे अरे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, भुखमरी भी होगी, पॉवर्टी भी होगी इन द सेंस, ठीक है, लोगों के पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं होगा, कैसे इतनी सारी पॉपुलेशन को खिलाएंगे, कैसे इतने को घर बनाएंगे, बेरोजगारी को निपटाएंगे, ये तो होना ही होना है क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। एक साइड, दूसरी साइड हम कैसे देखते हैं भाई, वो पॉपुलेशन एक एसेट है, वो भीड़ नहीं है, वो इतनी लाखों की जनसंख्या, वो करोड़ों की जनसंख्या, वो भीड़ नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट एसेट है एक कंट्री के लिए। और वो एक इंपॉर्टेंट एसेट कैसे बनेगा मैम, जब हम उस पे ना कुछ कहते हैं ना, कोई भी है, जब हमने इस चैप्टर में भी देखा था सकल वाली स्टोरी से, जब किसी पे इन्वेस्टमेंट की जाती है सही तरीके से, अगर सरकार उसी पॉपुलेशन को पे अच्छे से खर्चा करेगी तो वो सबसे नेशनल इनकम के लिए एक सबसे प्रोडक्टिव एसेट वही है। एक अच्छी पॉपुलेशन जो एजुकेटेड है, हेल्दी है, वो एक कंट्री के लिए भीड़ नहीं है, वो एक एसेट है। जैसे कि जापान की जब हम बात करते हैं तो जापान में क्या होता है कि वहाँ के लोगों पर जो है वहाँ की सरकार ने बहुत खर्चा किया, तभी वो आज एक डेवलप्ड कंट्री है। तो इसी तरीके से हमारा इंडिया भी है कि जब हम अपने लोगों को एक अच्छा एसेट बनाएंगे, ह्यूमन कैपिटल है वो हमारी, तो वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है किसी भी कंट्री के लिए। मैम, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल, स्टॉपिंग माइग्रेशन, इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, इंप्रूविंग मेडिकल फैसिलिटी। लार्ज पॉपुलेशन कैसे टर्न हो सकती है एक प्रोडक्टिव एसेट में, देखिए एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज किया जाएगा। भाई एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज किया जाएगा, कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ी एक जनसंख्या है। उसके बाद जो है स्टॉपिंग माइग्रेशन, उससे क्या होगा, इंटरनल माइग्रेशन स्टॉप। अगर कोई राजस्थान का इंसान गुजरात में आ गया, गुजरात का इंसान मध्य, क्या होगा, पॉपुलेशन उतनी ही है, विद इन द कंट्री ही माइग्रेशन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, राइट। इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, यस मैम, उस ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया जाए, उसको प्रोडक्टिव बना जाए, तो कल से वो फॉरेन की इनकम भी लेके आएगी, राइट, फॉरेन से भी इनकम लेके आएगी, वो बाहर जाकर भी काम कर सकते हैं और वहां से भी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करेंगे, अपनी कंट्री को तो प्रोडक्टिव बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, अब ह्यूमन कैपिटल पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे मैम, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी, अच्छी हेल्थ, मेडिकल केयर फैसिलिटी, स्किल्स के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू एक इन्वेस्टमेंट की जाएगी किसमें, ह्यूमन कैपिटल में। तो यही इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है बहुत प्रोडक्टिव होगी उस कंट्री के लिए, राइट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग बाय एन इंडिविजुअल द मार्केट आर। देखिए कौन से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अर्निंग के लिए बाय एन इंडिविजुअल। अगर देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड स्किल की ज़रूरत होती है, एज एंड एजुकेशन की होती है, स्किल एंड एज की होती है। तो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एंड स्किल वी नीड, ठीक है। द टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग बाय एन इंडिविजुअल द मार्केट आर। देखिए अगर मेरे को काम करने जाना है, सबसे पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेरे पास एजुकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, क्या देखते हैं, वो हमारी सर्टिफिकेट्स देखते हैं, राइट, हमारी पर्सनालिटी देखते हैं, हमारे बात करने का तरीका देखते हैं। उसके बाद वो क्या देखते हैं कि जिस सेक्टर में मैं जा रही हूँ क्या मेरे पास उसके स्किल्स हैं। ऑब्वियसली स्किल्स भी चेक किए जाएंगे ना, ठीक है। तो उनके बाद ही जाके क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी। एज एंड एजुकेशन नो, नॉट एट ऑल एज। हाँ कुछ कुछ जॉब्स में होता है ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब के आप फॉर्म्स भरते हो तो एक क्राइटेरिया होता है, एज एक क्राइटेरिया है। लेकिन हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चाहिए किसी भी जॉब के लिए, मैम हमारे पास एजुकेशन होना चाहिए, हमारे पास स्किल्स होने चाहिए, तब जाके हमें क्या मिल जाएगी, वो जॉब मिलेगी। और हमें यही करना है, आपको एक अच्छा एजुकेटेड यूथ बनना है अपनी कंट्री के लिए, और वो मैम हम बनेंगे भी, है ना। चलिए इसी के साथ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं YouTube पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड WhatsApp पर हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस है हमारे पास। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हैं, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं हमारे पास। हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। विद दिस एंड ऑफ टुडेज सेशन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।